जय हिंद साथियों। देखिए आज के क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 15 के पार्ट 2 को देखेंगे और पार्ट 2 में हम टोटल क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सामने है और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सीखने को एक चीज मिलेगा, वो मैं बताने वाला हूँ। दिया है कि x बराबर √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और y बराबर दिया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो आपसे पूछ रहा है y² बाई x प्लस x² बाई y का मान क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए सबसे पहले जब भी रूट के अंदर दो संख्याएं इस तरीके से दिया रहे, मैं आपको बताया हूं कि x बराबर √a प्लस √b रहे मेरे भाई बटे √a माइनस √b रहे और जब a माइनस b बराबर अंतर इसका 2 हो, ठीक है ना, a माइनस b बराबर 2 हो तो इस संख्या को इतना लिखने के बजाय मेरे भाई सीधे लिख देना है a प्लस b/2 प्लस √ab लिख देना है, ठीक है ना, इतना लिखने के बजाय। और जब इसी तरीके से y बराबर रहे √a माइनस √b बटे √a प्लस √b, आप समझ रहे हैं ना, ये इसका जस्ट रिवर्स है ना। और यहाँ पर भी a माइनस बी तो 2 ही होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देना है a प्लस b/2 माइनस √ab लिख देना है, इतना लिखने के बजाय, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही काम देगा, ठीक। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं। अब दिया √1 प्लस √3 प्लस √1 है बटे √3 माइनस √1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन दोनों का अंतर जो देखिए 3 माइनस 1 का अंतर कितना होगा बोलिएगा, 2 है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट इस चीज को मेरे भाई क्या लिखने वाले हैं हम, देखिए इसको मिटा रहे हैं, इस चीज को हम डायरेक्ट कितना लिखने वाले हैं 3 + 1/2 3 + 1/2 प्लस √ab 3 × 1, ठीक है ना। तो ये x बराबर डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा 2 + √3 होगा ना। और उसी तरीके से y क्या हो जाएगा मेरे भाई, y हो जाएगा 3 + 1/2 माइनस √3 × 1 कितना हो जाएगा 2 - √3, ठीक है ना। और ज्यादा इतना क्या करना आपको उस वक्त जब कैलकुलेशन करना है तो डायरेक्ट x बराबर इतना लिख देना, y बराबर जस्ट इसका रिवर्स लिख देना, इसका रिवर्स ही है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए एक दूसरे का उल्टा है ना, तो यहाँ भी तो उल्टा ही होगा। तो अब देखिए ये चीज थोड़ा देर अब ये भूल जाइए कि इतना x और y का मान दिया, आपसे पूछ के ना y² अपॉन x प्लस x² अपॉन y। तो यदि इसका एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई x × y आ रहा, तो ये क्या आएगा y³ प्लस x³ आएगा, इतना आएगा। अब x × y का मान कितना होगा, आप या तो यहाँ से x × y का मान 1 कर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा ना a + b × a माइनस बी 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर 4 - 3 11। यहाँ पे भी कीजिएगा, देखिए क्रॉस डायगोनली कट रहा x × y, तो यहाँ 1 होगा, कोई मतलब ही लिखने का नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब आता है y³ प्लस x³ को मान निकालना, तो y³ प्लस x³ यानी a³ प्लस b³ का मान निकालना, तो क्या होगा मेरे भाई x प्लस y का होल क्यों लिख सकते हैं -3ab × a प्लस b, यही तो होता है ना a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, a प्लस b का होल क्यू -3ab × a प्लस b। अब देखिए x प्लस y का होल क्यू क्या क्या करना है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब, यदि ये आपको रूल पता नहीं रहता तो क्या करते हैं इतना आप लिखते हैं, इतना प्लस इतना, उसके बाद फिर इसका होल क्यूब करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए x प्लस वाई डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, 2 + √3 प्लस 2 माइनस √3 कैंसिल, तो 2 तो कितना होगा मेरे भाई 4 का क्यूब -3 x वाई का वैल्यू तो 1 ही होगा, तो 1 ही लिख देते हैं इनटू x प्लस वाई कितना हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 64 - 12 हो जाएगा, तो कितना आएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर 52 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। यदि आपको ये रूल पता है मेरे भाई, ये आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मन में ही कर दीजिए 1a + b/2 फिर प्लस √ab, ठीक है ना। बहुत ही ऐसा सवाल पूछा जाता है बहुत बार, और यदि आपको ये रूल नहीं पता रहा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आप सोचिए ना ये x प्लस वाई यहाँ पर करते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना मेरे भाई। ये पसंद आया तरीका तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए ये जो है ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है
और ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको छोड़कर चले आते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए बोल रहा है कि रेलगाड़ी ए जो है स्टेशन एक्स से 4 PM बजे चलती है तथा स्टेशन वाई पर 6 PM बजे पहुंच जाती है। ठीक, रेलगाड़ी बी जो है स्टेशन वाई से 4 PM बजे ही चलती है तथा एक्स पर जो है 7 PM बजे पहुंचती है। तो कितने बजे ए बी जो है, ए तथा बी एक दूसरे को से मिलेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए स्टेशन 2 है, 2 स्टेशन है मेरे भाई, स्टेशन एक्स है यहाँ पर और यहाँ पर स्टेशन वाई है। ठीक है ना। और 2 ट्रेन चलती है एक दूसरे की ओर, स्टेशन एक्स और वाई से। ट्रेन ए जो है मेरे भाई एक्स से वाई की ओर चलती है और ट्रेन बी जो है वो वाई से एक्स की ओर चलती है। ठीक है ना। अब देखिए ये 4 बजे ट्रेन ए जो है 4 बजे शाम में चलती है और 6 बजे शाम में पहुंचती है। मतलब ए जो है कितना समय लेता है एक्स से वाई तक जाने में, बोलिएगा 2 घंटा लेता है। ए जो है वो टाइम 2 घंटा लेता है। और बी की बात करें तो बी भी 4 बजे से ही स्टेशन वाई से चलती है और एक्स पर पहुंचती है कितना बजे, 7 बजे। तो बी कितना टाइम लेती है मेरे भाई, तो बोलिएगा 3 घंटा लेती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, दोनों के द्वारा डिस्टेंस जो कवर किया गया, सेम डिस्टेंस कवर किया गया, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर स्पीड हो जाएगा, जब टाइम का रेशियो हम 2:3 निकालें तो स्पीड क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, हमको डिस्टेंस पता नहीं है, डिस्टेंस पता रहता तो हम निकाल लेते कितने बजे एक दूसरे से मिले होंगे। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस जो इसके टाइम या स्पीड का जो रेशियो है ना उसके एलसीएम मान लेंगे। ठीक है ना। तो एलसीएम मान लेते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई 6 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है ना। 6 किलोमीटर डिस्टेंस से मान लेते हैं ये टोटल 6 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा ना, कहाँ पर मिले होंगे ये पूछ रहा। तो देखिए हम मान लेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर मिले होंगे एक दूसरे को। ठीक है ना। ट्रेन ए और ट्रेन बी इस पॉइंट पे मिला होगा। तो ट्रेन ए के द्वारा डिस्टेंस मान लिया x किलोमीटर कवर किया होगा, तो और ट्रेन बी के द्वारा कितना किया जाएगा उस पर, तो बोलिएगा 6 - x किलोमीटर किया होगा ना। और टाइम दोनों का सेम हुआ होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों 4 बजे ही चल रहा है, दोनों 4 बजे ही चल रहा है, तो इस पॉइंट पर दोनों के द्वारा टाइम सेम ही हुआ होगा और डिस्टेंस अलग अलग मान लेते हैं। x डिस्टेंस पर मिला होगा, वो 6 - x डिस्टेंस पे मिलेगा। अब दोनों का समय बराबर है तो समय एक दूसरे का TA बराबर TB होगा, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। ए के द्वारा कितना दूरी होगा, x बटे चाल ए का कितना है मेरे भाई, तो बोलिएगा 3 है, बराबर 6 - x, यानी बी का डिस्टेंस कितना होगा 6 - x बटे चाल कितना है बी का, तो बोलिएगा 2 है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2x और 18 - 5, 18/5, x बराबर 18/5 आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है 18/5, यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, 18/5 आएगा। तो अब देख लीजिए ये 18/5 डिस्टेंस करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है ना। तो ए के द्वारा या बी के द्वारा निकाल लीजिए 6 - x। ठीक है ना। तो क्यों घटाएं, हम डायरेक्ट x का ही निकालेंगे। तो 18/5, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, समय कितना होगा, समय बराबर ए बराबर दूरी बटे चाल, 18/5 ए के द्वारा बटे चाल। चाल ए का कितना है मेरे भाई, तो बोलिएगा कितना है आप कहिए। ए का चाल जो हो जाएगा आपके सामने 2 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ए का चाल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 6, मतलब 6/5 हो जाएगा। 6/5, 5 सही 1 सही 1/5 होगा, मतलब 1 घंटा 12 मिनट हो जाएगा ना। 1 घंटा 12 मिनट, 6/5 को 1 घंटा 12 मिनट होगा ना। तो 1 सही 1/5, फिर 1/5 को मिनट में बदलेंगे तो 12 घंटा, सॉरी 12 मिनट आएगा, 1 घंटा 12 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट के बाद यहाँ पर जाकर मिलेगा। ठीक है ना। और ये डिस्टेंस 18/5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके, तो 1 घंटा 12 मिनट के बाद मिलेगा, मतलब 4 बजे चलती है तो 1 घंटा 12 मिनट के बाद मतलब कितना हो जाएगा, तो 5 घंटा 12 मिनट में वो मिलेगी एक दूसरे को ट्रेन। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है तथा उसकी आमने सामने की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी आपसे पूछ रहा क्या होगा। तो देखिए समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। समषष्ठभुज का सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
कोशिश देखिए, ये है समषष्टभुज, कोशिश करते हैं बन जाए, ये है, ठीक है ना, ये समषष्टभुज है, ठीक है ना। तो ये इसके सभी भुजा जो है, समषष्टभुज मतलब 6 भुजा, देखिए 6 भुजा है ना, 1 2 3 4 5 6, और सभी के सभी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8, इसी तरीके से। उसके बाद इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, एक हम इसके सेंटर से मेरे भाई सभी कोण को मिलाएंगे ना लाइन, तो यहाँ पर देखिए कुछ त्रिभुज का निर्माण होता है, और ये त्रिभुज जो होता है मेरे भाई समबाहु त्रिभुज बनता है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें 6 बनता है, और 6 के 6 बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल षष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो बस वही करेंगे, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 इंटू 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96√3 हो जाएगा, 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है ना, ये एरिया आ गया। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि इसकी लंबवत दूरी भी पूछ रहा है, समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी, मान लेते हैं ये समांतर भुजा, इसका समांतर भुजा तो यही होगा मेरे भाई, यही होगा ना, तो इसकी लंबवत दूरी आपसे पूछ रहा है, इसकी लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना, उधर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब कि ये एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का ही डबल आपसे पूछ रहा हूँ, फिर उधर भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगा, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा मेरे भाई, h बराबर होता है √3/2 इंटू ए होता है, तो हमको इसका डबल चाहिए ना, एक ऊपर भी तो है इतना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 8 है, ए का मान 8 ही दिया हुआ है भुजा, तो कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा एक का एरिया 96√3, और जो है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8√3, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं, जिसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा क्या होगा, ठीक। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, वो समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, ये समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए इसके क्या बोलता है, अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डालते हैं, ठीक है ना, तो ये बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लीजिए, और इसके बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाल रहे हैं, ठीक है ना, लंब डाल रहे हैं, ये लंब डला गया, ठीक है ना, ये लंब है और ये लंब है, ये लंब है, और सभी की लंबाई दिया हुआ है, एक का 12 है, दूसरे का 9 है, तीसरे का 7 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए, फॉर्मूला में होता क्या है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, हमको ए निकालना, मेरा प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ए निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो है, इस पॉइंट को इस एंगल से मिलाते हैं, उसी तरीके से इस एंगल से फिर मिलाते हैं, फिर इस एंगल से मिलाते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना त्रिभुज बनता है मेरे भाई, 3 त्रिभुज बनता है। आप गौर कीजिएगा, नाम दे देते हैं ए बी सी, ये एम है, एन है, ये ओ है, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज यहाँ पर मान लेते हैं, जो है ओ यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे पी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 3 त्रिभुज बन रहा है, इसमें बहुत सारा त्रिभुज तो बहुत बन रहा है, लेकिन मेन रूप से 3 त्रिभुज की जरूरत हमको है, त्रिभुज ए ओ बी, फिर त्रिभुज बी ओ सी, फिर त्रिभुज सी ओ ए। अब देखिए क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ के हम जोड़ देंगे तो क्या बड़े वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तो क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा ना। उसी तरीके से इसमें भी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा, फिर इसी तरीके से 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा। तो अब देखिए तीनों त्रिभुज में आधार क्या है, सेम है ना। तो आधार जो है मेरे भाई वो मान लेते हैं ए है आधार, इंटू 1/2 भी तो है ना, सेम है, 1/2 सभी कॉमन। अब ऊंचाई जो है तीनों में अलग अलग है, एक में 12 है,
दूसरा में 9 है, तीसरा में 7 है, ठीक है ना। 1/2 इंटू आधार, आधार कॉमन ले लिए, उसके बाद 1/2 भी कॉमन, ऊंचाई अलग अलग है तो अलग अलग जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा, ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिए, किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलिएगा बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होगा, क्योंकि आप साइड मान लिए, ए मान लिए ना, आधार यही तो आधार है टोटल, ये यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा है तो a² होगा। अब देखिए क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, √3a/2, √3a/2 है बराबर मेरे भाई, यहाँ देखिए 12 9 21 21 7 28 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या होगा मेरे भाई, 56/√3 आ रहा है, ठीक है ना। अब ए का मान 56/√3 आ रहा, तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये का मान आ गया, √3/4 a² निकाल देंगे। तो एरिया बराबर क्या होगा मेरे भाई, एरिया बराबर हो जाएगा √3/4 इंटू a²। ए का मान कितना होगा, 56/√3, फिर इंटू 56/√3 करेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे a²। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 3 हो जाएगा मेरे भाई। अब ये 14 बार में कटेगा, आप देखिए क्या आएगा, 14 इंटू 56 इंटू √3/3, तो 14 इंटू 56 6 चौक 24, 4 है, उसके बाद यूनिट डिजिट 4 ही है, यूनिट डिजिट यही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 784 √3/3 हो जाएगा मेरे भाई, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपको जरूरत नहीं है पूरे मल्टीप्लीकेशन करने का, बस देख लीजिए यूनिट डिजिट मिल रहा है ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि एक आयत तथा वर्ग में से प्रत्येक का जो है परिमाप 60 सेंटीमीटर है, यानी पेरीमीटर दोनों का जो है ना 60 सेंटीमीटर है। यदि उसके क्षेत्रफलों में जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर हो, तो आपसे पूछ रहा है आयत की भुजाएं क्या होगी। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने रहेगा। तो सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि आयत और वर्ग प्रत्येक का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, यानी आयत का भी परिमाप 60 सेंटीमीटर होगा। तो आपसे वर्ग आयत की भुजा पूछ रहा है, मान लेते हैं आयत की भुजा ऑप्शन नंबर ए होता 25 और 5। तो देखिए 25 प्लस आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू 25 प्लस 5 30, 30 इंटू 2 कितना 60, यानी परिमाप 60 ये वेरीफाई कर रहा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो सकता है आंसर। ऑप्शन बी देख लेते हैं मेरे भाई, तो 2 इंटू 20 प्लस 10 30 इंटू 2 60, ये भी आ रहा है, ये भी हो सकता है आंसर। अब ये देखिए 16 और 4 है, तो 16 और 4 20, 20 इंटू 2 40, परिमाप 60 बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, 25 8 33, 33 दूना 66 आता है, लेकिन 60 बोल रहा है परिमाप होना चाहिए, ये भी खत्म, यानी 50% आप क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि दोनों क्षेत्रफलों में दोनों के बीच का अंतर जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल मेरे भाई कर लेते हैं, यदि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे इसको लेकर, इस भुजा को लेकर, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए वर्ग का परिमाप दिया है 4a बराबर 60 है ना मेरे भाई, a बराबर क्या होगा 15, a का जो है वर्ग का भुजा 15 होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बोलिएगा 225। अब बोल रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों में 25 का अंतर है, 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है, नहीं है ना मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो बाकी क्या बचा है, ऑप्शन नंबर बी ही तो बचेगा, यही इसका करेक्ट आंसर। कोई जरूरत नहीं है आगे सोल्व करने की, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कर देखिए, 100% यही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, जरूरी नहीं सभी क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन ही करें सभी क्वेश्चन में, या सभी क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से बनाइए। हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोल्व किया जा सकता है ना, और 25 में से सब एक तरीके से चाहिएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहिए। आज के बढ़ती कंपटीशन की दुनिया में मेरे भाई बहुत आपको एकदम अलर्ट रहना होगा, हर तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक हो, ऑप्शन मेथड हो, या वैल्यू पुटिंग हो, जो लगे किसी तरीके से बनना है, क्वेश्चन बनाना है, 2 नंबर लेकर आना है, ठीक है ना मेरे भाई। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल A जो है वो 115 यानी 115 डिग्री, एंगल C जो है 20 डिग्री, तथा AD जो है लंब BC, जहां D जो है BC पर एक बिंदु है, ठीक है।
BD बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे पूछ रहा है AD की लंबाई क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। ये त्रिभुज है मेरे भाई, मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। नाम दे देते हैं ABC है, ठीक है ना। अब बोल रहा है एंगल A जो है 115 डिग्री, ये 115 डिग्री है। एंगल C जो है मेरे भाई वो है 20 डिग्री है। तो एंगल B कितना हो जाएगा, तो 115 20 135, बाकी बचेगा 45 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री। अब बोल रहा है कि AD लंब जो है BC है, यानी AD लंब जो है मेरे भाई वो BC पर है, ठीक है ना। इस तरीके से लंब है। और बोल रहा है D जो है ना वो BC पर एक बिंदु है, ठीक है। नहीं भी बोलता तो AD लंब BC पर होता है, ठीक है ना। और BD बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे पूछ रहा है AD की लंबाई क्या होगी, नहीं निकलेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है मेरे भाई। ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 7 है, तो ये कितना होगा 7 होगा। टेन थीटा का यूज कर लीजिए, है ना। ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, होगा ना। तो इस तरीके से कुछ इसमें दम नहीं था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री का है और बोल रहा है कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ इसमें गलती करने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है स्टूडेंट्स के बीच। सबसे पहले देखना मेरे भाई कि पहला टर्म जो होता है ना वो लास्ट टर्म से देख लेना, ठीक है ना, कंपैरिजन कर लेना। पहला टर्म देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहला टर्म और लास्ट टर्म को देखना। जब इन दोनों का एंगल का सम जो है 90 डिग्री आ जाता है ना मेरे भाई, तो क्या कर देना है, इन दोनों को मिलाकर एक लिख देना है, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर एक लिख देना है, एक लिख दिए। अब इन दोनों का काम तमाम हो गया। उसके बाद देखिए अब अगला कौन सा टर्म है, कोस स्क्वायर 20। फिर उसके सबसे आगे जो उसके पीछे वाला देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो उसके बाद अगला कौन है, कोस स्क्वायर 70। इन दोनों का मान 90 डिग्री हो रहा है जोड़कर एंगल का मान, तो 20 प्लस 70 90। फिर इसको 1 लिख देंगे, ठीक है ना, 1 प्लस 1। आप देखिए कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, उसके बाद कोई इसका मान है, इसका बोलिएगा हाँ ये कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, दोनों मिला के कितना हो रहा है मेरे भाई, तो बोलिएगा 90 डिग्री है। तो फिर इसका मान क्या रख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर अगला देखेंगे टर्म कोस स्क्वायर 40 डिग्री है, तो इसका जोड़ा कोई मिल रहा है, तो बोलिएगा हाँ कोस स्क्वायर 50 डिग्री मिल रहा है, यानी 40 और 50 दोनों मिलकर 90 डिग्री बन रहा है। फिर 1 लिख देंगे मेरे भाई। और कोई बचा है, कोई नहीं बचा है ना, बस चारों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं मेरे भाई, यहाँ ये दिया हुआ है ना, ये हुआ कैसे, थोड़ा देर के लिए ये भी बता दीजिए। देखिए आप ये जितना भी है ना ये कोर्स के टर्म में सभी है, तो आप क्या कीजिए ना, जो भी इस दोनों के एंगल की सम जो है 90 डिग्री होता है, उनमें से कोई एक को साइन में बदल दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको आप साइन में बदल दीजिए। अगर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा ना। कोस स्क्वायर 10 डिग्री को हम साइन स्क्वायर 80 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर 80 है प्लस कोस स्क्वायर 80 कितना होगा, 1 होता है। फिर उसी तरीके से ये साइन स्क्वायर 70 डिग्री होगा, फिर वहाँ कोस स्क्वायर 70 डिग्री है तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर कोस स्क्वायर 60 डिग्री है 1 हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर 50 डिग्री ये होगा, फिर यहाँ कोस स्क्वायर 50 डिग्री है तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 4 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपको बस जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, पहला टर्म और लास्ट टर्म को देखना है। यदि इन दोनों का सम, एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो रहा है मेरे भाई, तो वहां पर क्या करना है, दो को मिलाकर एक लिख देना है, मतलब 1 होता है, ठीक है ना। कैसे होता है बता देंगे, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि एक आदमी एक टावर की चोटी को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रहा है, ठीक। वह टावर से जो है 36 मीटर पीछे हट जाता है, तो टावर की चोटी का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री हो जाता है। आपसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब एंगल का वेरिएशन होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री, या 30 डिग्री से 45 डिग्री, या 45 डिग्री से 60 डिग्री, या थीटा से 2 थीटा, या फिर थीटा से 90 माइनस थीटा,
तो इस तरीके का स्पेशल केस बनता है मेरे भाई। मैं वो हाइट एंड डिस्टेंस का आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, आप पूरे उस वीडियो को नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत ही वैल्यू मतलब बेनिफिट होगा उस वीडियो से। देखिए जैसे कि एक आदमी है ना, एक टावर की चोटी को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। तो देखिए मान लेते हैं ये टावर है मेरे भाई। अब क्या है ना, ये जो है यहाँ से ये आदमी देखता है टावर की चोटी का मेरे भाई उन्नयन कोण, ये जो है ना ये 60 डिग्री देखता है, ठीक है ना। टावर की चोटी का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री देख रहा है, ये आदमी है, ठीक है ना। यहाँ अब बोल रहा है वो टावर से 36 मीटर पीछे हट जाता है। ये टावर है और यहाँ खड़ा है, तो 36 मीटर पीछे हटेगा तो किधर हटेगा, उधर हटेगा, इधर नहीं हटेगा ना। हाँ इधर नहीं हटेगा, उधर हटेगा। 36 मीटर पीछे हट जाता है, मान लेते यहाँ पर चला गया आदमी, ठीक है ना। अब जो है टावर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब टावर की चोटी का उन्नयन कोण मेरे भाई ये 30 डिग्री हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या है मेरे भाई। आपको एक बताएंगे, बोले ना क्लास लेंगे, जब एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री का वेरिएशन होता है एंगल में, और एंगल में वेरिएशन होने के कारण ये लंबाई मान लेते हैं ये ए होता है ना, इतना का डिफरेंस आता है ना, ए हम वहां पर आपको बताएंगे। तो क्या करना है मेरे दोस्त, अब आपसे हाइट पूछेगा ना, तो हाइट का सीधा फॉर्मूला होता है मेरे भाई, जब 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल का वेरिएशन होता है और डिफरेंस जो होता है ए का होता है इस एंगल को वेरिएशन होने से, तो h बराबर सीधे हो जाता है मेरे भाई √3/2 इंटू ए होता है, ठीक है ना, √3/2 इंटू ए। अब देखिए √3/2 इंटू ए का मान क्या होगा मेरे भाई, ए कितना से वेरिएशन हो रहा है, कितना लंबाई से, तो बोलिएगा 36। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 18√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, ये मीटर में है, तो 18√3 मीटर जो है क्या हो जाएगा टावर की ऊंचाई, ठीक है ना। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट ये तरीका है, ठीक है ना। और ये तरीका जब टॉपिक बताएंगे, इसका टॉपिक वाइज हम उसमें डिटेल में बताएंगे कैसे ये सब होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल याद रखिए एंगल का वेरिएशन जब 30 से 60 होता है और वेरिएशन होने के कारण ए का लेंथ का है ना, ए डिस्टेंस में चेंज आता है और हाइट आपसे पूछेगा तो h बराबर √3/2 इंटू ए होता है, ठीक है ना। पसंद ये ट्रिक आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों एक और सवाल है, देखिए अलजेब्रा का है, बोल रहा है यदि x + 1/x बराबर 3 हो तो आपसे पूछ रहा है x³ + 1/x अपॉन x² - x + 1 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ x + 1/x, आपसे पूछ रहा है x³ + 1/x, ठीक है ना। तो हम क्या करें मेरे भाई कि यहाँ पर x³ + 1/, यदि x³ + 1/x³ रहता तो बात बन जाता, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ पर नीचे देखिए x² - x + 1 है ना, x² - x + 1 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर x² + 1 बराबर 3x आ रहा है ना, ये आ रहा है ना मेरे भाई, यानी x² + 1 का मान 3x हमको आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर लेकिन इसमें लफड़ा है कि ये कैसे करें। तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से कि मेरे भाई यहाँ पर यदि हम x से क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा देखिए, तो x² आ जाएगा + 1/x² आएगा। अब डिवाइड किए फिर इधर नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा x - 1 + 1/x हो जाएगा ना। x से ऊपर डिवाइड किए, नीचे तो भी डिवाइड करेंगे ना, सेम काम दोनों तरफ कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो देखिए x² + 1/x² का मान क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 9 - 2 = 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना x² + 1, तो यहाँ तो ये 7 हो जाएगा ऊपर में बटे। अब देखिए x + 1/x, यदि x + 1/x बराबर क्या है 3, और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 7/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में करना था, थोड़ा कुछ नहीं, बस x से डिवाइड करना था, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है ना। और ये चीजें आपके माइंड में भी आने लगेगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा और हर एक क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट कर दूंगा, ठीक है ना मेरे भाई। सब कुछ मैं हर तरीके से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वो चीज दूंगा जो एग्जाम हॉल में पूछेगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये मिक्सचर का है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि 2 कटोरों में नमक और चीनी का मिश्रण है,
इन कटोरों में से नमक और चीनी का अनुपात दिया है, एक में है 10:11 है, दूसरे में 5:9 है, ठीक है ना। अब क्या किया गया है, इन मिश्रणों को बोल रहा है किस अनुपात में मिलाना चाहिए, मतलब मिला दिया जाता है, तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नमक और चीनी का अनुपात जो है ना वो नए बर्तन में 3:4 हो जाए, ठीक है, नए कटोरों में, ठीक है ना, बोल रहा है ना। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, दो बर्तन रहे मेरे भाई, बर्तन ए है और बर्तन बी, इसमें कोई भी मात्रा क्वांटिटी रहे, मान लेते हैं यहाँ क्या है, नमक है ना, नमक है और ये चीनी है, ठीक है ना। तो क्या जो भी रहे, जैसे 10:11 है और इसमें जो है मेरे भाई वो है 5:9, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया, इन दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में डालकर मिला दिया जाता है और पूछता है उसमें जो है अनुपात 3:4 हो जाए तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, फाइनली क्या बोल रहा है 3:4 हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या है ना, ये मिक्सचर असल में ये बीच वाला चीज है, मिक्सचर बोल मिलाना जाना चाहिए, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं ना, ये तो मिक्सचर में होता। अब देखिए इसमें क्या कीजिएगा, या तो 10/टोटल 10 मान लेते हैं, नमक का ही लेते हैं, 10 लेंगे तो कितना टोटल में होगा 21 में, ठीक है ना। उसके बाद रेशियो ले लेंगे, फिर ये सॉरी रेशियो नहीं, फिर ये इसमें नमक कर लिए तो इसमें भी नमक का ही लेंगे, ठीक है ना। तो 5 क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। उसके बाद मिलाने के बाद क्या 3:4 में बोल रहा है नमक और चीनी, तो नमक इधर लिए तो ये मीठ नमक लेंगे, तो 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप देखिए एलिगेशन लगा लीजिए, नहीं तो आप ये भी ले सकते हैं 11/21 भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी, यहाँ क्या हो जाएगा 9/14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 4/7 हो जाएगा। तो जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन सेम कीजिएगा, ठीक है ना काम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन का आ गया, फ्रैक्शन का फंडा आ गया मेरे भाई। यहाँ पर फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इन तीनों के डिनोमिनेटर है ना, इसके एलसीएम लेकर इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 42 एलसीएम होता है, तो 42 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। तो 42 से मल्टीप्लाई देखिए करेंगे तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर 21 दूनी 42, 10 दूना 20 आएगा, तो अब भूल जाएंगे ये कोई चीज था, ये 20 मान लेंगे, हो गया ठीक। अब ये चौथिया 42 पंथिया 15 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 15 हो जाएगा। अब ये क्या सचक 42 चौथिया 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब भूल जाइए वो कोई फ्रैक्शन में वैल्यू भी था। अब 20, 15 और 18, देखिए 18 15 से बड़ा और 20 से छोटा है ना, यानी ये संख्या जो बीच में होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए निकाल लेंगे, 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम नमक और चीनी को है ना 3:2 के रेशियो में मिलाएंगे, तब जाकर 3:4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो यही प्रोसेस अपनाइएगा। और फ्रैक्शन में जब वैल्यू है तो उसके जो डिनोमिनेटर है सभी फ्रैक्शन का, उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आप फ्रैक्शन से बाहर आ जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्रैक्शन में आपको घटाने में क्या होगा, टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कीजिए, तब तक जानते टाइम बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बेहतर है कि आप उसको फ्रैक्शन से निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके एलसीएम से, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि 132 सेंटीमीटर लंबे तार के एक टुकड़े को क्रमिक रूप से एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक चक्र के आकार में मोड़ा जाता है। एक चक्र का मतलब मेरे भाई एक सर्किल के आकार के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है ना। तब क्षेत्रफल आकार में सबसे दीर्घ होगा, यानी तब क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका होगा ये आपको बताना है, और ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, 132 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, ठीक है ना, ये 132 सेंटीमीटर लंबा तार है, ठीक है ना। इसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो इसका जो है लंबाई होगा मेरे भाई टोटल समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा, यानी समबाहु त्रिभुज के रूप में पहले ये मोड़ते हैं मेरे भाई, फिर क्या करते हैं वर्ग के रूप में मोड़ते हैं, उसके बाद क्या है ना एक सर्किल के रूप में मोड़ते हैं, ठीक है ना, एक सर्किल के रूप में मोड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योग 132 होगा मेरे भाई, यानी 3a बराबर 132 होगा। तो a बराबर कितना होगा, a बराबर बोलिएगा हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 44 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू a स्क्वायर, 44 इंटू 44 हो जाएगा 11 बार में काटेंगे तो कितना आएगा 4, 8, 4, ठीक है ना, √3 इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका एरिया 484 √3 आया समबाहु त्रिभुज। अब इसका देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ क्या होगा, इसके टोटल लंबाई ये जो होगा परिमाप मेरे भाई इसके बराबर होगा, 132 सेंटीमीटर लंबा ही तार तो बना है वर्ग, यानी वर्ग का परिमाप बराबर इतना होगा, यानी 4a बराबर 132 होगा मेरे भाई। a बराबर क्या होगा 4 12 1 4 12
33 आएगा। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 33 के स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 9 10 के 18 के 8 बाकी 1, 1089 आ रहा, ठीक है ना, 1089 आ रहा, 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका एक ब्रेड्थ का देख लेते हैं। तो ब्रेड्थ का क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई आर होगा, यानी टोटल 2 पाई आर जो कि 132 के बराबर। यही तो तार बनाया गया ब्रेड्थ के रूप में ना। तो 2 इंटू 22 7 इंटू आर बराबर 132 होगा मेरे भाई। तो कितना होगा, 22 6 बार में कटेगा, तो ये 3 बार में कटेगा। तो आर बराबर कितना होगा, 7 इंटू 3 21 होगा मेरे भाई, 21 होगा। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 इंटू 21 होगा मेरे भाई। तो 7 तो ये हो जाएगा 21 63 दूना 126 11 6 8 3 1 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई इसका एरिया आया। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया 484√3 आया, और इसका एरिया वर्ग का कितना 1089 आया, और वृत्त का एरिया 1386। अब देखिए सब ये तो बड़ा होगा ही, इससे मतलब ये तो वर्ग होगा नहीं मेरे भाई। अब इस दोनों में कंपैरिजन करना। अब देखिए 484√3 है, ये 1386 है। यदि √3 को हम 4 मान लेते हैं, ठीक है ना, मान के चलते हैं 4 है, तो यानी 2 इसका बाहर आएगा। तो 2 गुने 484 करेंगे तो भी 800 900 के आसपास आ रहा, 900 प्लस आ रहा, ठीक है ना। ये कहीं 1386 है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा मेरे भाई, तो वृत्त होगा, ठीक है ना, यही होगा वृत्त, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर गुना करने मत लग जाना मेरे भाई कि वो एक √3 का मान 1.732 उसके बाद 484 को गुना करना मत करना। यहाँ पे हम 4 मान लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए 4 मान लेंगे। 2 से आएगा बाहर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 484 तो भी तो आ रहा है, इससे कम ही ना मेरे भाई। तो सबसे ज्यादा यही है ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पसंद आ रहा है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक और क्वेश्चन है वो भी आएगा, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए, और इस सवाल को करने से पहले आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दें कि जो भी भाई इस वक्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और ज़्यादा आपका यदि हमारे ऊपर रहम है मेरे भाई तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है यदि 27,440 बराबर x पे पावर 4 इंटू y पे पावर 1 इंटू z पे पावर 3 जो है जहां x y और z जो है अभाज्य संख्या है, तो आपसे पूछ रहा है 2x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, x y और z अभाज्य संख्या है, तो हमको इस 27,440 को अभाज्य फैक्टर में हम तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो 27,440 को हम 4 से डिवाइड मारते हैं मेरे भाई, 4 छकी 24, 3 4 अठी 32, 4 छकी 24 इतना, फिर 4 से 17 15, फिर 5 से ये 4 आ रहा ना, 5 15 2 25 1 5 15, फिर ये क्या आएगा मेरे भाई 343, क्या 7 के क्यू होता है ना, 7 के क्यू यानी ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, 7 के क्यू ये होता है, ये प्राइम नंबर में सॉरी अभाज्य संख्या है। तो अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये अभाज्य संख्या 4 तो है नहीं, इसको 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 पे पावर 4, ठीक है ना। तो 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 3 कर सकते हैं। अब देखिए 2 प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है ना, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या है ना मेरे भाई। तो अब यही तोड़ना जो कि कितने के बराबर है, x पे पावर 4 इंटू वाई पे पावर 1 इंटू जेड पे पावर 3। अब देखिए कंपैरिजन कर देते हैं, x y z तीनों अभाज्य संख्या, तो ये 2 भी अभाज्य संख्या, 2 पे पावर 4 और x पे पावर 4 से कंपैरिजन कर देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 बोलिएगा 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 पे पावर 1 और y पे पावर 1 कंपैरिजन कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई बोलिएगा 5 आ जाएगा। उसी तरीके से 7 पे पावर 3 और z पे पावर 3 को कंपैरिजन कर देंगे तो यहाँ पर z बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 7 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा 2x प्लस वाई माइनस जेड, तो 2x 2 इंटू एक्स का मान 2 आएगा प्लस y मेरे भाई 5 आएगा माइनस z का मान 7 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना 2 आ जाएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या में तोड़ने का तरीका आप 2 से मत करते रह जाइए, ठीक है ना। 16 से भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। 16 में बाद में हमको पता है कि 2 पे पावर 4 16 होता है ना, होता है, तो हम 2 पे पावर 4 बाद में कर देंगे। एक ही बार 16 कम से कम देंगे, 2 करते रहेंगे, पता लगेगा, बहुत कैलकुलेशन लग जाएगा, टाइम भी। डायरेक्ट बड़ा से बड़ा नंबर में कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको तो पता है आपको उसको तोड़ना कैसे है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड ये हो ना स्मार्ट कैलकुलेशन, इसको अपनाइए, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों सेट नंबर 15 आज समाप्त हो गया और जितना क्वेश्चन आज के क्लास में बताएं सभी के सभी आपको समझ आया होगा। समझ आया है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों फिर सेट नंबर 16 लेकर आएंगे, फिर और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ आएंगे। उसके बाद आपके सामने जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे उस सभी को रखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।